70 के दशक में पश्चिमी तमिलनाडु में जमीनी संगठन तलाश रही आरएसएस को तिरुप्पुर में 16 साल का एक युवा कार्यकर्ता मिलता है। संगठनात्मक स्तर पर यह युवा ऐसा काम करता है कि जल्द ही वो जनसंघ में अपनी पैठ बनाने लगता है। जिला या संभाग स्तर से ऊपर सीधे राज्य के लेवल पर फैसले लेने लगता है और चंद साल के ही करियर में उसे जनसंघ की तमिलनाडु राज्य कार्यकारिणी में शामिल कर लिया जाता है। इस युवा नेता के संबंध राज्य के दूसरी पार्टियों से भी काफी अच्छे होते हैं, जिसका आगे चलकर जनसंघ और फिर बीजेपी को खूब फायदा मिलता है। साल 1992 में इसे बीजेपी का सचिव नियुक्त किया जाता है। आगे चलकर बीजेपी की टिकट पर यह 2 बार कोयंबटूर से सांसद बनता है और तमिलनाडु की उभरती पार्टी द्रविड़ मुनेत्रा कझागम को एनडीए में शामिल कर केंद्र में सरकार बनाने में मदद करता है। अपने 40 साल के करियर में इस नेता को कई महत्वपूर्ण पद मिले। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट से कई राज्यों के राज्यपाल तक। अब मिशन साउथ की मुहिम के तहत बीजेपी इन्हें देश का अगला उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी में है, जिसमें वो लगभग कामयाब भी है क्योंकि संख्या बल उनके पास है। इस वीडियो में कहानी बीजेपी के पुराने सिपाही सीपी राधाकृष्णन की, जिसने कभी खाकी पैंट पहनकर शाखा लगाई तो कभी तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के साथ सामंजस्य स्थापित किया, कभी छुआछूत और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर रथ यात्रा निकाली तो कभी राम सेतु के मुद्दे पर जोरदार आंदोलन किया। 4 राज्यों के राज्यपाल बने और अब देश के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। 21 जुलाई 2025 मानसून सत्र के पहले ही दिन देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक से अपना इस्तीफा दे देते हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। इस्तीफा मंजूर होता है और अगले उपराष्ट्रपति के चेहरे पर मंथन भी शुरू हो जाता है। नियम के मुताबिक पक्ष विपक्ष अपने अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, लेकिन संख्या बल के हिसाब से पहले ही अंदाजा लगाया जा चुका है कि किसका कैंडिडेट ये चुनाव जीतने वाला है। अभी के नंबर गेम से अंदाजा लगाएं तो कुल 782 सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए के पास 425 है। इंडिया अलायंस के वजूद पर अभी भी संशय है, लेकिन पहले के अलायंस के मुताबिक उनके पास कुल 312 ही सीट है, जबकि 45 अन्य हैं, यानी कि संख्या बल एनडीए के पास है। ऐसे में एनडीए के नामजद कैंडिडेट का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। 17 अगस्त 2025 को दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे तमाम लीडर्स इस बैठक में शामिल रहे और बैठक में सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का कैंडिडेट बनाना तय किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और फैसले का स्वागत भी किया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी जितिन आनंद की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राधाकृष्णन के प्रचार प्रबंधक होंगे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके चुनाव एजेंट होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा है ताकि निर्विरोध चुनाव जीता जा सके। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना जाए। इस संबंध में विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क किया जा रहा है। कौन है सीपी राधाकृष्णन और बीजेपी कार्यकारिणी ने इनके नाम पर अंतिम मुहर क्यों लगाई है? 4 मई 1957 को पश्चिमी तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन की राजनीतिक शुरुआत काफी जल्दी हो गई थी। 16 साल की उम्र में राधाकृष्णन आरएसएस में शामिल हो गए और जनसंघ के बाद बीजेपी में लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने टुट्टीकोरिन के चिदंबरम कॉलेज से बीबीए कर लिया था। कॉलेज टाइम में टेबल टेनिस और लॉन्ग रनिंग के अच्छे एथलीट हुआ करते थे, लेकिन राजनीतिक जीवन ने सब कुछ बदल दिया। साल 1974 में 17 साल की उम्र में उन्हें जनसंघ के राज्य कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया था। बीजेपी के उदय के बाद राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के लिए जमीन तलाशने की काम में लग गए। साल 1992 में ही उन्हें बीजेपी सचिव बना दिया गया। साल 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोयंबटूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उस समय के राज्य के सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की थी।
पश्चिमी तमिलनाडु हमेशा से बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण इलाका रहा था, जहां राधाकृष्णन की जीत और प्रेजेंस ने बीजेपी को जमीन तैयार करने में काफी मदद की। राधाकृष्णन के साथ राजनीति कर चुके लोग बताते हैं कि भले ही वो संघ परिवार के वैचारिक ढांचे में पूरी तरीके से डूबे हुए एक राजनेता है, लेकिन उनकी साफ सुथरी छवि और उनका कुशल व्यवहार उन्हें सभी पार्टी के लिए एक्सेसिबल बना देता है। फरवरी 2023 में जब राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था, तब तमिलनाडु में बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी डीएमके के एक वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए राधाकृष्णन की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कर दी थी और कहा था कि वो एक गलत पार्टी में अच्छे इंसान है। यानी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियों में भी राधाकृष्णन की अच्छी खासी कदर है। साल 1999 में जब केंद्र में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए राज्य स्तरीय पार्टियों के समर्थन की जरूरत थी, तब राधाकृष्णन का सामंजस्य बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ था। राधाकृष्णन ने अपने कुशल राजनीतिक समझ के दम पर डीएमके को एनडीए में शामिल करवाया और केंद्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर साल 2004 से 2007 तक राधाकृष्णन को तमिलनाडु के लिए बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी वो शामिल रहे थे। राम सेतु का आंदोलन हो या फिर तमिलनाडु के नदी जल संकट जैसे ज्वलंत मुद्दे पर 93 दिनों तक रथ यात्रा हो, राधाकृष्णन ने हर मोर्चे पर तमिलनाडु में बीजेपी संगठन को मजबूत करने का काम किया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अरुण जनार्दन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाकर पार्टी ने उनके लंबे वक्त तक संगठन और आरएसएस के लिए किए गए काम को सम्मानित किया था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी ने जुलाई 2024 में राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया, जिसके बाद राज्य में बीजेपी ने पूरे बहुमत से अपनी सरकार बनाई और अब राधाकृष्णन को बीजेपी उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचाना चाहती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाना बीजेपी के मिशन साउथ का एक बड़ा हिस्सा है। तमिलनाडु की दूसरी पार्टी तक उनकी पहुंच से बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में अन्ना द्रमुक के साथ भी रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साल 1999 में डीएमके के साथ हुए थे। राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का न सिर्फ तमिलनाडु के नेताओं ने स्वागत किया है, बल्कि एनडीए के घटक दल टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस फैसले से खुश है। उन्होंने कहा है कि टीडीपी इसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। विपक्ष ने अब तक राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध। हो सकता है विपक्ष जल्द ही अपना कैंडिडेट खड़ा करे। विपक्षी पार्टी आरजेडी से सांसद मनोज कुमार झा ने ट्वीट कर लिखा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से सीपी राधाकृष्णन तक पहुंचना हमारे संसदीय लोकतंत्र की यात्रा को दर्शाता है। समय ही बताएगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन के तरह बनना चाहते हैं या उन लोगों की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है। 40 साल से लंबे राजनीतिक करियर में राधाकृष्णन कई महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। कुछ छोटे मोटे आरोप जैसे साल 2000 में पुलिस फोटोग्राफर के असॉल्ट जैसे मामले से इतर राधाकृष्णन की छवि अब तक साफ सुथरी दिखाई देती है। तमिलनाडु के विपक्षी पार्टियों से भी उनके अच्छे संबंध हैं। बीजेपी जरूर राधाकृष्णन को मिशन साउथ के बड़े सिपाही के तौर पर देखती है। विपक्ष ने अब तक उनके खिलाफ किसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। 21 अगस्त को नामांकन की अंतिम तारीख है। 9 सितंबर को चुनाव होंगे। संख्या बल के एनडीए के साथ है, यानी कि राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। आप ऐसे दिलचस्प किस्से और खबरें हमारी वेबसाइट खबरगांव.com पर भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।